और देखिए उत्तर प्रदेश की बात बस्ती से हो रही है और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ अब दो खास मेहमान और जुड़ने वाले हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। मैं चाहूँगा कि जो हमारे खास मेहमान हैं प्रमोद पांडे जी हैं, जो ब्लॉक प्रमुख हैं, मैं चाहूँगा कि वो मंच पर आएँ। अब हम उनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। राकेश श्रीवास्तव जी हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं बस्ती सदर से, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, कृपया वो भी मंच पर आएं। और मैं संतोष सिंह, मैं उनको भी मंच पर बुलाना चाहूंगा। संतोष जी कृपया आप भी मंच पर आइएगा। तो उत्तर प्रदेश की बात हम लगातार कर रहे हैं और देखिए तमाम मेहमानों से हम बात कर रहे हैं। संतोष सिंह जी डायरेक्टर हैं जीवीएम कॉन्वेंट स्कूल के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए हमारा इस शो का जो मकसद है उत्तर प्रदेश की बात, जनप्रतिनिधियों से हमने संवाद किया, उनसे पूछा कि विकास का रोड मैप क्या है और क्या कुछ प्लानिंग है कि बस्ती कैसे आगे बढ़े, बस्ती में कैसे बदलाव हो। हमारा मकसद है अब उन लोगों से भी बातचीत करना कि जो यहाँ जुड़े हुए हैं, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हैं या यहाँ शिक्षाविद हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ काम हो रहा है। मैं इन तमाम पहलू पर हम बात करेंगे अपने मेहमानों से। हमारे साथ ये तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं और उनसे हम चर्चा को अब आगे बढ़ाएंगे। तो उत्तर प्रदेश की बात बस्ती से चल रही है। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। संतोष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। संतोष जी चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा, आप शिक्षाविद हैं सर, आप जीवीएम कॉन्वेंट स्कूल चलाते हैं। जी सर, पहले आप अपनी थोड़ी पृष्ठभूमि बताएं और जीवीएम कॉन्वेंट स्कूल बाकी स्कूलों से अलग कैसे है सर? मेरी पृष्ठभूमि, मैं यहाँ बस्ती में मूल निवासी बस्ती का ही हूँ और कुछ कारण से मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से मैं थोड़ा सा, मुझे बाहर निकलने से दिक्कत हो रही थी, तो मैंने यहाँ पर अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करके किसी तरीके से हमने सोचा कि बाहर नहीं जा सकते पढ़ाई के लिए, तो ही बस्ती पे एक स्कूल का स्टार्ट करते हैं। और हमने ग्रेजुएशन करने के बाद तुरंत ही अपना स्कूल स्टार्ट किया। हमारे मोहल्ले में एक छोटे से भवन से शुरू किया था, जो कि यहाँ के लोगों ने बड़ी मदद की। और चूँकि बस्ती थोड़ा पिछड़ा जगह है, शिक्षा की व्यवस्था थोड़ी सी अभी भी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन तो एक अच्छा मौका था हमारे लिए, हम कि यहाँ पे अच्छा काम कर सकते हैं, और किया हमने। और लगभग 20 साल हो गए हमको यहाँ पे काम करते हुए। 20 साल में लगभग हज़ारों बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, पढ़ के पास हो चुके हैं। और अभी बस एक मिशन है कि बस्ती में कैसे शिक्षा की अलग को जगाए रखना है, बच्चों को कैसे शिक्षित करना है, क्योंकि मुख्य उद्देश्य तो यही है कि आप अभी तक जितने भी लोगों से बात कर रहे थे, उनमें एक चीज़ ज़रूर थी कि उनकी एक सोच होनी चाहिए। और वो सोच आएगी कहाँ से? वो सोच उस बच्चे की एजुकेशन से ही आएगी। और हमारा मिशन है कि अगर बस्ती का डेवलपमेंट करना है तो ज़रूर हमको अपने शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा, बच्चों को और अच्छे से शिक्षित करना होगा, और यही मिशन लेकर के हम काम कर रहे हैं। राकेश जी, आप ब्लॉक प्रमुख हैं सदर के सर, विकास की जिम्मेदारी आप पर, कुछ ग्रामीण क्षेत्र भी आपसे जुड़े हुए हैं, कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं विकास की योजनाओं को लेकर? पहले तो मैं आप सभी आए हुए जी टीवी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से, बाहर से अपने आए हुए जितने भी आप सब लोग आए हैं, सबका बस्ती सदर ब्लॉक में स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। आपने चर्चा किया कि सदर ब्लॉक के विकास के बारे में, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, उन लोगों ने कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल बनवा रही थी और हमने बच्चों, जहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल के विद्यालय, हमने उसकी बाउंड्री वाल बनवाई है। तो हमारे उनके में आप अंतर समझ लीजिए, और आने वाले जो चुनाव है, इस अंतर को आप जाइएगा और पूरे प्रदेश में और देश में बताइएगा कि हमारा सोच क्या है, उनका सोच क्या था। उनका सोच था कि आजम खां जी का भैंस गायब हो गई, उसको 5 दिन खोजवाए। और मेरा सोच है, हमारे पार्टी की सोच है, हमारे प्रधानमंत्री हमारे योगी जी, हमारे माननीय सांसद श्री द्विवेदी जी की सोच है कि आम जनता को उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, और आम जनता के लिए आज पुलिस जो अपराधी हैं उनको जेल में डालने की बात कर रही है। और विकास की बात आप जो कर रहे हैं, सदर ब्लॉक की हम बात करना चाहते हैं आपसे। सदर ब्लॉक में आज ये लोग गौ माता को मारते थे, कटवाते थे,
और हम गौ माता को बचाते हैं। कहाँ बचाते हैं? हम तालाब खनवाते हैं। हमने पर्याप्त मात्रा में, आज 2 सालों से, हमको 2 साल लगभग होने जा रहा है ब्लॉक प्रमुख बनते हुए, और लगभग सैकड़ों तालाब हमने खुदवाया है, पानी संचय किया है। पानी इस नाते किया है कि गौ माता को, जो माननीय योगी जी का सपना है कि अब गौशाला बनेगा और गौशाला में गौ माता रहेंगी, उनकी व्यवस्था किया जाएगा। तो हमारा भी सपना है, हमारा भी सोच है कि गौ माता को अगर चरने के लिए जाती हैं तो उचित पानी उनको पीने के लिए मिल जाए, हमारा उनको घास भूसा मिल जाए। हमारा सपना है, उनका सपना वो था। तो हमारे लेकिन राकेश जी, आपने कहा कि पहले पशुओं को कटती थी, गाय कटती थी, आप बचा रहे हैं, लेकिन वो बचा तो रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन वो किसानों को बर्बाद कर रही हैं। तो उसके लिए कोई धरातल पर योजना नहीं है। अफवाह फैलाया जा रहा है, दुखी है। ये उनका मानसिकता, उनका जो है, जो समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, वह अफवाह फैला रहे हैं। आप जाइए गांव के अंदर जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, गांव के अंदर सड़क मिलेगा। अंतिम व्यक्ति जिसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि अंतिम व्यक्ति का उदय करना है, गांव में जाइए, आज हर परिवार, जो गरीब व्यक्ति है, जिसके पेट में रोटी नहीं था, उसको आज अन्न मिल रहा है, फ्री में अन्न मिल रहा है। जिसके ऊपर छत नहीं था, उन्होंने मोदी जी और योगी जी, माननीय सांसद त्रिवेदी जी ने बस्ती जिले में गांव-गांव में छत मकान देने का काम किया है। गैस चूल्हा, जो सपने में लोग सोचे नहीं थे 2014 के पहले, हम लोग जाते थे गांव के अंदर तो हम लोग सोचते थे कि मद्रास में, बंबई में, अहमदाबाद में लोगों के घर में गैस के चूल्हे पर खाना बनता है। टेलीविजन में आप लोग दिखाते थे, टीवी में हम लोग देखते थे, लेकिन आज गांव-गांव में जाइए, जो गरीब माता जो जाकर लकड़ियां काटती थी, बगिया से काट करके खाना पकाती थी, उनको गैस चूल्हा मुहैया करा करके माननीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सांसद जी ने बस्ती जिले में लोगों के साथ न्याय ही न्याय किया है। सारा कुछ जो अभी बता रहे हैं आपसे, अभी आपने देखा है, अन्न की बात किए, शौचालय आप जाइए, पहले हमारी माता बहनें जा करके गांव के अंदर शौच करने जाती थी तो जो गांव के अराजक तत्व हुआ करते थे, अपराधी हुआ करते थे, तो ये माता बहनें वेट करती थी कि शाम हो जाए, 6 बज जाए तो हम गांव के किनारे, बगिया के किनारे, सड़क के किनारे हम शौच करने के लिए जाएंगे। उस समय लोग लाइट जलाते थे, जो अपराधी हुआ करते थे, लेकिन आज मोदी जी ने और योगी जी ने, माननीय हरि द्विवेदी सांसद जी ने गांव-गांव में शौचालय बनवा दिया है। किसी माता और बहन को अब शौच के लिए वेट करने की आवश्यकता, इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। राकेश जी, आऊंगा चर्चा कर, प्रमोद जी को भी हम चर्चा में जोड़ लेते हैं। प्रमोद जी, आप कैसे देखते हैं अपने राजनीतिक सफर को, थोड़ा सा बताइएगा अपने बारे में। मैं थोड़ा माइक ऊपर कर लीजिए। मैं 98 में छात्र संघ का अध्यक्ष बना, गांव का रहने वाला हूं। उससे लगातार हमने विद्यार्थी परिषद में राजनीतिक शुरुआत किया और आज भारतीय जनता पार्टी में 2 बार मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा। और उसके साथ साथ बस्ती के तमाम राजनीतिक सामाजिक संगठन हैं, व्यापारिक संगठन हैं, जिसमें रह करके हमने जो मेरी हैसियत क्षमता थी उस आधार में मैंने काम किया। और जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मूलभूत समस्याओं से हमारा जनपद पूरी तरह से पिछड़ चुका था। सपा बसपा की सरकारों में लगातार वही डकैती, लूट, बलात्कार जैसी घटनाओं में लिप्त नेताओं को वहाँ एमपी और एमएलए बनाया जाता था। तो उस तरह, उस भाव से हम लोग बहुत विचलित थे, बहुत परेशान थे कि राजनीतिक जीवन में अपराधी होना जरूरी है। राजनीतिक जीवन में जिसके पास लंबी लंबी गाड़ियां ना हो, पीछे 10-20 ऐसे लफंगे न चलते हों, वो राजनीति में, खासकर बस्ती की राजनीति में वो संभव नहीं था। लेकिन जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बस्ती में एक सामान्य परिवार का, जिसके पास ना तो गाड़ी था, ना तो लावा लश्कर था, उन लावा लश्कर लोगों के आगे जो अपराध और भ्रष्टाचार और रुपए के बल पर बस्ती की राजनीति में अपने आप को सब कुछ समझते थे कि बस्ती में जो मैं चाहूँगा वही करूँगा, ऐसे 2 नेता बस्ती में पैदा हुए थे, जो लगातार 14 से उनके मान मर्दन करने का काम बस्ती की जनता ने किया है। लेकिन मैं उसी समय से हम लोगों के मन में भी भाव जगा कि अगर हम लोग भी सच्चे रास्ते पर चल करके राजनीति करते हैं तो निश्चित ही उसका परिणाम अच्छा आएगा। और हरीश द्विवेदी के रूप में जो 14 में सांसद हुआ, उन्होंने जो काम किया, चाहे वो बस्ती में सड़कों की बात हो, चाहे मुंडेरवा चीनी मिल चलाने की बात हो, चाहे ऑडिटोरियम बनवाने की बात हो, चाहे तमाम ऐसी योजनाएं हैं कि आप उस योजनाओं पर चर्चा करेंगे तो शाम हो जाएगा। मैं इतना कहना चाहता हूं कि बस्ती की राजनीति में, बस्ती में अच्छे नेता कुर्ता पहन करके समाज में घूमें, अगर ये सोच डेवलप हुई है तो हरीश द्विवेदी के नाते हुई है। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस सरकार के नाते जो अभूलमूत
भूत सुविधाएं जो समाज में आ रही हैं, और एक सामान्य व्यक्ति भी अच्छा काम करके दिखा सकता है, वो हरीश द्विवेदी जी ने किया है और उससे हम लोगों को बड़ी प्रेरणा मिली है। ठीक है संतोष जी, अगर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र को, आप लंबे वक्त से इस क्षेत्र से जुड़े, आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बदलाव हुआ है, या आप सरकार को कोई सुझाव देना चाहेंगे? देखिए नहीं, इन क्षेत्रों पर अभी काम करने की जरूरत है। नहीं, सुझाव देने की तो अभी मेरी इतनी कुवत नहीं है कि मैं सुझाव दे सकूं, लेकिन बदलाव लेकिन आप के हमारे लिए, मंच से अपनी बात रख सकते हैं। हाँ, इसीलिए बदलाव आपको भी दिखता होगा। पहले शहर में बच्चे पढ़ते जाते थे लेकिन एग्जाम गांव में होते थे। अब बदला है, अब बच्चे गांव पे रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहे हैं, बहुत से स्कूल बंद हो गए सिर्फ इसलिए कि नकल रोक दिया गया। तो शिक्षा का तो सुधार चल ही रहा है और लगातार हमको लगता है अगर ऐसी सरकारें रहीं तो जरूर वास्तव में शिक्षित लोग मिलना शुरू हो जाएंगे। अभी हम एक प्रबंधक के रूप में देखते हैं, हमारे पास लगभग साल भर में सैकड़ों की संख्या में बायोडाटाज आते हैं टीचर्स के लिए, और वास्तव में उनके पास क्वालिफिकेशन अच्छी होती है लेकिन वो योग्य नहीं होते बच्चों को ट्रेंड करने के लिए, सिखाने के लिए। लेकिन अभी जो नए लोग आ रहे हैं उनको देखने पे लगता है, और हम लोग भी जिन बच्चों को तैयार कर रहे हैं उनको देख करके लगता है कि उनके पास सोचने की क्षमता का विकास हुआ है। और सरकार को अगर सुझाव देने की बात है तो थोड़ी सी सुझाव देने की बात, देखिए हमारे यहाँ एजुकेशन में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है आज़ादी के बाद से ही, वो प्रभाव सिर्फ मिशनरीज़ का रहा है। और मिशनरीज़ कभी भी बच्चों को पढ़ाती नहीं रहीं, कभी नहीं पढ़ाया उन्होंने। क्योंकि आप अगर देखें तो एक गुरुकुल में पांडव गए तो किसी ने गदा में महारत हासिल किया, किसी ने धनुष में लिया, किसी ने भाला, किसी ने तलवार में लिया। एक ही विद्यालय में ये लोग तैयार हुए। लेकिन जब से मिशनरीज़ आई हैं तब से मिशनरीज़ की स्थिति ये है कि आप एक ही जैसा फॉर्मेट में सारे बच्चों को तैयार करते चले जा रहे हैं। मैं सरकार से बस इतनी ही, हालांकि सरकार ने कोशिश शुरू कर दी है एनईपी के थ्रू कि बच्चों की जैसी जो रुचि है उस रुचि के हिसाब से उनको पढ़ाया जाए। तो मेरा ये मानना है कि विद्यालय ऐसा हो जहाँ पर विद्यालय में पढ़ाई स्कूल ओरिएंटेड ना हो करके स्टूडेंट ओरिएंटेड पढ़ाई हो, बच्चे को क्या चाहिए। और सरकार ने इसका शुरुआत कर दिया है एनईपी के माध्यम से, और अब बहुत ही जल्दी इस समय हालांकि चल रहा है, अभी थोड़ा सा शुरुआत का फेज़ है, लेकिन मुझे लगता है आगे आने वाले समय में वास्तव में जो कहा जाता है कि हमारे भारत में शिक्षित लोगों का भरमार और ढेर सारे ऋषि मुनि या साइंटिस्ट पैदा हुए, तो उस क्रम में हमको लगता है कि अब एक नई शुरुआत होने वाली है। बिल्कुल इस सरकार को सुझाव बस इतना देना है कि कीप इट अप, इसको ऐसा करते रहिए, थोड़ा और मॉडिफाई करिए। संतोष जी, एक क्योंकि नया सेशन अब स्टार्ट हो गया होगा, बच्चों के एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई होगी, लेकिन अभिभावक के मन में हमेशा ये होता है कि प्राइवेट स्कूल, देखिए हम नया सेशन एक बुक डिपो को निर्धारित कर देंगे कि भाई बुक से आपको इसी से लेनी है, फिर ट्रांसपोर्ट चार्ज बढ़ाने की भी तैयारी कर ली होगी। ये एक डर कि हमेशा देखिए प्राइवेट स्कूल वाले लूटते हैं, हमेशा इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हर आदमी अब ये कहेंगे कि देखिए अगर आप बच्चे नहीं पढ़ा सकते तो सरकारी में पढ़ा लीजिए, लेकिन हर माँ बाप का सपना होता है कि अगर हम पढ़ नहीं सके तो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सके। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका प्रश्न वही है जो हम लोग रोज फेस करते हैं। हाँ बिल्कुल वही। देखिए हम कहाँ कहते हैं कि किताब आप हमसे लीजिए, हम तो ये भी नहीं कहते कि आप यूनिफॉर्म हमसे लीजिए। हम सारे लोगों को ऑल ओवर इंडिया कहते हैं, कोई नहीं कहता कि आप मेरे यहाँ से किताब लीजिए। क्यों? क्योंकि जो पढ़ाई का है वो एनसीईआरटी बुक्स है। एनसीईआरटी बुक्स आप बच्चों को भेज देंगे मार्केट में, सस्ती तो जरूर मिलती है लेकिन मिलती ही नहीं। तो अब हमको उसके भरपाई के लिए प्राइवेट पब्लिकेशंस को लगाना पड़ता है, और प्राइवेट पब्लिकेशंस अब इतना बड़ा मार्केट है कि इसमें सैकड़ों की संख्या में किताबें छप रही हैं। तो उसी में से अब हमको चूज करना है, कोई किताब चूज कर लिए, अब उनको हम ला करके एक पर्टिकुलर जगह पर रख रहे हैं। तो हम लूटपाट नहीं कर रहे हैं, जिसको लोग कहते हैं कि लूटपाट कर रहे हैं या फिर आप हम ही से कपड़ा खरीदिए या हम उन चीज़ों को व्यवस्थित कर रहे हैं। हम अतिरिक्त शुल्क नहीं ले रहे हैं, हम जो सर्विस दे रहे हैं उस सर्विस का शुल्क ले रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा अधिक हो सकता है या थोड़ा कम हो सकता है। तो अधिक वही लोग ले रहे हैं जहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, और बाकी हम लोग तो जूझ रहे हैं इन प्रश्नों से। मिशनरीज के लिए कोई क्वेश्चन नहीं करता कि क्यों इतनी महंगी किताबें हैं और यूनिफॉर्म कैसा है, लेकिन हम लोगों के सामने हमेशा रोज़ इस तरह की बातें आती हैं। तो ठीक है, अगर जिस दिन पूरे भारत में एक ही किताब, एक ही पढ़ाई हो जाएगी तो उस दिन हमारे सर से भी एक बोझ हट जाएगा। हम लोगों को भी नए सेशन में देखना पड़ता किताबें आई कि नहीं आई, ये सब देखना पड़ता है, खत्म हो जाए।